नमस्कार, मैं धीरज शर्मा। मैं YouTube चैनल मैथ्स विद धीरज शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे और समय का वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, समय को यूज कर रहे होंगे। और लास्ट क्लासों में शुरुआत हम कर चुके हैं एलिगेशन की, तो वहीं से आज की क्लास को हम शुरू करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पार्ट को देखने से पहले आप लोग पुराने जितने भी पार्ट हैं 4 उनको कंप्लीट करें, और उनको कंप्लीट करेंगे तो आज की क्लास बहुत ही आसान समझ तरीके से आ जाएगी आप लोगों को। तो मैं फिर से आप लोगों को बोलूंगा कि इस क्लास को देखने से पहले आप लोग प्रीवियस के जो 4 पार्ट मैंने बनाए हैं उनको आप कंप्लीट देख लें। उम्मीद करता हूं आपने 4 पार्ट देखे होंगे, तब आप लोग 5वीं इस क्लास के अंदर आ गए होंगे। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं आज की क्लास, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। और मैं आपको बता दूं, आज की क्लास पूरे एलिगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, शुरुआत करता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्लास का या कुछ मैटर लिख रखा है मैंने, पहले उसको मैं रिवाइज कर देता हूं क्योंकि आज वो चीज मुझे यूज करनी है। तो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से। देखिए, एलिगेशन में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर 2 पार्ट पढ़ लिए थे। एक तो फर्स्ट रूल हमने पढ़ लिया था और एक सेकंड रूल हम लोगों ने पढ़ लिया था। 2 नियम मैं आप लोगों को बता चुका हूं, उनके एग्जांपल से उनको मैं समझा चुका हूं। वापस से आप लोग ध्यान से सुने। एग्जांपल मैं आप लोगों को दे चुका हूं, केवल रूल मैं आप लोगों को यहां बता रहा हूं क्योंकि आगे आज की क्लास में मुझे इनको यूज करना है। कैसे, देखो। देखिए, फर्स्ट रूल लिखा हुआ है एलिगेशन का। फर्स्ट रूल सिर्फ थोड़ा सा समरी या सारांश के रूप में आपको रिपीट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज मुझे यूज करना है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुने। सबसे पहला रूल सुनिए। एलिगेशन फर्स्ट रूल में मैंने आपको बताया था कि हम लोग 2 चीजों को आपस में मिलाएंगे। हमने 2 चीजें कौन कौन सी ले ली? x और y। फिर मैंने बोला कि इन दोनों को मिलाने पर हमें कोई ना कोई रिजल्ट या मिल जाएगा, तो रिजल्ट को हमने नाम दे दिया z। तो आप मुझे बताइए, पहली लाइन क्लियर हो गई कि हम 2 चीजों को मिलाएंगे और तीसरी चीज बन जाएगी। 2 चीजों को मिलाएंगे और तीसरी चीज बन जाएगी। उसके बाद मिश्रण का पहला रूल ये कहता है कि आप इन दोनों संख्याओं का अंतर ले लें और यहां भी इन दोनों संख्याओं का अंतर ले लें, और अंतर लेने के बाद दोनों अंतर जो डिफरेंस आ चुके हैं उन दोनों का आप क्या कर ले? रेशियो ले ले। और उसी रेशियो को आप लोगों ने नाम दे दिया था एलिगेशन रेशियो या मिश्रण अनुपात। ये चीज हम बात कर चुके हैं। एलिगेशन फर्स्ट रूल वापस एक बार बोल देता हूं। 2 चीजों को मिलाऊंगा, तीसरी चीज बनाऊंगा, दोनों का डिफरेंस लिखूंगा, दोनों का डिफरेंस लिखूंगा, दोनों डिफरेंस का अंतर रेशियो ले लूंगा, और उसी रेशियो को आप लोगों ने नाम दे दिया था एलिगेशन रेशियो या मिश्रण अनुपात। देखिए, फर्स्ट रूल आपको ये बताता है कि हम 2 चीजों को मिलाएंगे, सिर्फ इतना ही। फर्स्ट रूल आपको बताता है कि 2 चीज आपको मिलानी है, लेकिन सेकंड रूल और इसको थोड़ा मॉडिफाई करता है। क्या इसने बोला? सेकंड रूल ये कहता है कि x और y जिनको आप मिला रहे हैं वो दोनों ही वेरिएबल या तो सेम हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, सेकंड रूल आपको ये बता रहा है कि x और y जिनको आप मिला रहे हैं या तो वो दोनों सेम होंगे या दोनों अलग अलग होंगे। इस चीज को आप विशेष ध्यान रखें, या तो दोनों सेम होंगे या अलग अलग होंगे। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि x और z, मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी आपको बताया था सेकंड रूल के अंदर कि x और z हमेशा हमें क्वेश्चन से मिलेंगे। जिनको ये चीज समझ नहीं आ रही है भाई, वो वापस से प्रीवियस वीडियो एक बार फिर से देखें, तो वहां पर मैंने इस चीज को क्लियर किया था कि x और z हमें क्वेश्चन से कैसे मिलते हैं। तो ध्यान रखें कि x और z हमें क्वेश्चन दे देगा, उसके बाद हमें y का मान अपनी तरफ से लिखना होगा। और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि y के 2 पॉसिबल वैल्यू हैं, या तो 100 होगा y या 0 होगा। ध्यान रखें, y का मान 100 कब होगा? आप बोलेंगे सर जब x और y दोनों समान होंगे। मतलब यदि हम 2 समान चीजों को आपस में मिक्स करते हैं तो y का मान हमें 100 रखना होगा, और यदि 2 असमान चीजों को मिक्स करते हैं तो y का मान हमेशा 0 होगा। फिर से बताता हूं, हमें 3 वेरिएबल चाहिए x, y और z, जिसमें से x और z हमें क्वेश्चन बताएगा। y का मान हमें खुद को लिखना होगा। 2 वैल्यू पॉसिबल है, या तो 100 या 0। 100 कब होगा? जब x और y सेम होंगे, और 0 कब होगा? जब x और y दोनों अलग अलग होंगे, असमान कंडीशन हो जाएगी। जैसे ही मेरे पास में x, y और z तीनों आ जाएंगे, उसके बाद मैं वापस से वही काम करूंगा, दोनों का अंतर, यहां पर भी दोनों का अंतर, और दोनों डिफरेंस का मुझे क्या लेना होगा? अनुपात लेना। यहां तक की चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। यदि कहीं पर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, मैं उसको क्लियर जरूर करूंगा। ठीक है, यहां से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं भाई, आज की क्लास में शुरुआत करने वाला हूं एलिगेशन के अंदर थर्ड कॉन्सेप्ट। एलिगेशन का थर्ड कॉन्सेप्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों का एलिगेशन में थर्ड कॉन्सेप्ट है। लेकिन ध्यान रहे, थर्ड कॉन्सेप्ट में कुछ नया हम लोग नहीं करने वाले हैं। इन्हीं दोनों रूल को यूज करके हम लोग थर्ड कॉन्सेप्ट को बनाने वाले हैं।
तो उम्मीद करता हूं थोड़ा सा ध्यान से नोटबुक लेके बैठे हैं आप। क्यों? क्योंकि इन चीजों की मुझे जरूरत पड़ेगी और आप लोगों को भी लिखना पड़ेगा सभी चीजों को, तभी ये चीजें ध्यान रह पाएंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि सारांश के रूप में या समरी के रूप में आप इन दोनों रूल को एक बार नोटबुक में नोट कर लें, जैसा मैंने आप लोगों को नोट कराया है। बिल्कुल सेम अपनी कॉपी में आप इसको नोट कर लें। फिर हम लोग समझेंगे थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है। जल्दी से इसको आप नोट करें। उम्मीद है नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं भाई थर्ड कॉन्सेप्ट की। इसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैं इस चीज को यहां से हटा देता हूं। सेकंड रूल को देखिए जरा ध्यान से। सेकंड रूल को मैंने हटा दिया है, फर्स्ट रूल आपके सामने रखा हुआ है। फर्स्ट रूल को मैंने हटाया नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे थर्ड कॉन्सेप्ट यदि आपको समझाना है तो मुझे फर्स्ट रूल की जरूरत पड़ने वाली है। कैसे? आप जरा ध्यान से सुनिए। फर्स्ट रूल में हम लोगों ने पढ़ा था कि x और y दोनों को मिलाऊंगा तो एक तीसरा वेरिएबल z बन जाएगा। उसके बाद हम इन दोनों का अंतर लिख देंगे और यहां भी इन दोनों का अंतर लिख देंगे। ध्यान से सुने लास्ट बात। क्या मैंने आपसे बोला? जब दोनों अंतर आ जाएंगे तो उन अंतर का हमें रेशियो निकालना होगा, और उस रेशियो को हम लोगों ने नाम दे दिया था एलिगेशन रेशियो या मिश्रण अनुपात। अब आप ध्यान दें, इसी नाम से मेरा अगला कॉन्सेप्ट आगे बढ़ जाएगा। मिश्रण अनुपात या एलिगेशन रेशियो, ये क्या है आप जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें एलिगेशन रेशियो कैसे आया। हमने क्या किया, यहाँ का अंतर निकाला, यहाँ का अंतर निकाला, दोनों का रेशियो ले लिया और उसी अनुपात को हम लोगों ने नाम दे दिया एलिगेशन रेशियो या मिश्रण अनुपात। देखिए यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए मिश्रण अनुपात क्या है, तो आप लोगों का जवाब होगा सर मिश्रण अनुपात वो अनुपात है जिस अनुपात में हम लोग x और y को आपस में मिलाएंगे। मैं फिर से इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखें। मिश्रण अनुपात का मतलब क्या हुआ? तो मिश्रण अनुपात वो अनुपात है जिस अनुपात में आप x और y दोनों को मिक्स करने वाले हैं, उस अनुपात को हम लोग नाम देते हैं मिश्रण अनुपात। ध्यान रखें ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहा हूं एक बार, एलिगेशन रेशियो या मिश्रण अनुपात का मतलब क्या हुआ कि मिश्रण अनुपात वो अनुपात है जिस अनुपात में आप x और y दोनों को मिलाने वाले हैं। इसका मतलब क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि x और y की मात्राओं का जो अनुपात होगा, ध्यान रखें इस लाइन को, मैंने आपसे बोला कि x और y की मात्राओं का जो अनुपात होगा वो अनुपात हमेशा किसके बराबर हो जाएगा? मिश्रण अनुपात के बराबर हो जाएगा। इस लाइन को आप लोग जरूर ध्यान रखें। मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि आगे जो मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा तो ये चीज मैं यूज करूंगा। मैं फिर से आप लोगों को बताता हूं। देखो मैंने आपसे बोला कि मिश्रण अनुपात तक की बात हम लोग पहले रूल में कर चुके हैं, यहां से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको बोला मिश्रण अनुपात किसको बोलूंगा? आपका जवाब होगा सर मिश्रण अनुपात वो अनुपात है जिस अनुपात में हम लोग x और y को मिलाने वाले हैं। देखो मिश्रण अनुपात वो अनुपात है जिसमें हम x और y को मिलाने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि x और y की मात्राओं का अनुपात देखा जाए तो वो किसके बराबर होना चाहिए? मिश्रण अनुपात। क्योंकि हमने अभी बोला है कि मिश्रण अनुपात के अंदर ही आप x और y को आपस में मिक्स करने वाले हैं। ध्यान रखें इस चीज को कि x और y की मात्राओं का जो अनुपात होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? मिश्रण अनुपात के बराबर। एक छोटी सी लाइन मैंने बोली है भाई, आप इसको जरूर ध्यान रखें कि x और y जिनको आप आपस में मिक्स कर रहे हैं उनकी मात्राओं का जो अनुपात होगा वो हमेशा मिश्रण अनुपात या एलिगेशन रेशियो के बराबर होगा। एक लाइन मैंने आज की क्लास की बोल दी है आप लोगों को, आप जरूर इसको ध्यान रखें। यहीं से आगे का कॉन्सेप्ट मुझे आगे बढ़ाना होगा। जल्दी से इस लाइन को आप नोट करें। मैं फिर से बोल देता हूं, मिलाए गए दोनों वेरिएबल की मात्राओं का अनुपात, मिलाए गए दोनों वेरिएबल की मात्राओं का अनुपात हमेशा उसके मिश्रण अनुपात के बराबर होता है। इस लाइन को आप नोट कर लें और यहीं पर इस रूल के साथ जहां भी आपने नोटबुक में इसको नोट किया है आप उसके साथ ही इस लाइन को भी अटैच कर दें। जल्दी से करें ये काम। उम्मीद है भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। जल्दी जल्दी से किया करें सारे काम। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना है। थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए। अब देखो आगे की चीजें मैं आपको बताता हूं। यहां से मैं इसको हटा रहा हूं एक बार के लिए, थोड़ा सा आप ध्यान देना।
अब देखिए ये जो फर्स्ट रूल आपके सामने लिखा हुआ है भाई, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब थर्ड कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा वो मैं आप लोगों को बताता हूं। फर्स्ट रूल को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करके लिखेंगे तो वो थर्ड कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट होगा। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट रूल हम लोगों को ये बता रहा है कि सर ये x है, ये y है, और हमने इन दोनों को मिला दिया तो हमें z मिल गया। ध्यान रखें, x और y दोनों को मिलाया तो हमने z हमें मिल चुका है। अब सुनिए, अब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि सर यहां पर इन दोनों का अंतर निकाल के रखो, डिफरेंस देखो, और यहां पर भी इन दोनों का अंतर निकाल के रखो। तो आप मुझे बताओ, इतना चीज तो मैं यहां पर भी बोल चुका हूं, लेकिन आप ध्यान रखें यहां पर मैंने सिर्फ वर्ड लिखा अंतर, यहां पर मैंने वर्ड लिखा अंतर, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। कैसे, देखो यहां पे मुझे अंतर क्यों लिखना पड़ा, यहां पर अंतर मुझे क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि x और z का अंतर लिखना है। ध्यान रखें, हमें ना तो x पता ना z पता, इसीलिए हम डायरेक्ट ये वैल्यू लिख रहे हैं कि यहां पर सिर्फ अंतर वर्ड यूज कर लो, क्योंकि हमें अंतर पता नहीं लग सकता। क्यों, क्योंकि यहां वैल्यू नहीं है। लेकिन इस थर्ड कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आप लोगों को कुछ कंडीशन दे देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया यहां पर मेरे पास में दो कंडीशन है। कौन कौन सी, यदि मैं आप लोगों को बोल दूं कि x इज ग्रेटर देन z, यदि मैं आप लोगों को पहली कंडीशन बता दूं कि x z से बड़ा है, और सेकंड कंडीशन मैं आप लोगों को बता दूं कि y z से छोटा है, ये दोनों ही चीजें यदि मैं यहां पर अप्लाई कर दूं तो आप देखिए क्या चेंज आएगा। कैसे, देखो मैंने आपको बोला x इज ग्रेटर देन z, मतलब x जो है वो z से बड़ा है, और दूसरा y इज लेस देन z, इसका मतलब y जो है वो z से छोटा है। अब आप सुनिए, जब मैंने आपको बोला कि इन दोनों का मुझे अंतर निकालना है, तो अंतर का मतलब होगा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो, माइनस कर दो। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है, आप बोलोगे सर इन दोनों में से बड़ा आपकी कंडीशन के हिसाब से x है, तो बड़े में से छोटे को घटाऊंगा तो आप बोलोगे सर बड़ा तो x है, इसमें से घटा दो छोटे को तो छोटा है z। तो मुझे बताओ इस अंतर की जगह यहां पर मेरे पास इस बार x माइनस z आ गया। क्यों, क्योंकि मैंने एक कंडीशन डाल दी कि x इज ग्रेटर देन z। क्लियर है काम यहां तक का। अब सुनो, यहां पर जो अंतर आएगा उस अंतर की जगह मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो। मैंने आपसे बोला इन दोनों का मुझे अंतर लिखना है, लेकिन हमें इनमें से कोई बड़ा पता है क्या, तो आप बोलोगे सर दी गई कंडीशन के हिसाब से z बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा अंतर निकालूंगा, तो बड़े में से छोटे को माइनस करूंगा, तो बड़ा कौन है z और छोटा कौन है y। बताइए यहां तक का क्लियर है क्या। मैं वापस से बता देता हूं, यहां पर मैंने कंडीशन डाली है कौन सी, x इज ग्रेटर देन z और y इज लेस देन z। इसका मतलब x z से बड़ा है और y z से छोटा है। अब आप क्लियर करो कि x ग्रेटर देन z है, मतलब x बड़ा है z से, तो जब आप अंतर निकालोगे तो बड़े में से छोटे को घटाओगे तो x माइनस z आ जाएगा। और यहां पर सेकंड कंडीशन क्या है कि y z से छोटा है, इसका मतलब z बड़ा हो गया, तो इन दोनों का अंतर निकालने के लिए मुझे z में से y को माइनस करना होगा, तो मैंने यहां लिख दिया z माइनस y। उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें समझ आ चुकी होंगी। देखिए हमने कुछ अलग काम नहीं किया है, सिर्फ फर्स्ट रूल को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, यहां पर मैंने कोई कंडीशन नहीं बताई कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन यहां हम लोगों ने क्या किया, वेरिएबल को बड़ा और छोटे की कंडीशन हमने ले ली। कैसे, x बड़ा है z से, तो आप बोलोगे सर x में से z निकालेंगे तो दोनों का अंतर मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन है y इज लेस देन z, मतलब z जो है वो y से बड़ा है, तो हम z में से किसको माइनस करेंगे, y को, तो हमें यहाँ का भी अंतर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीजें समझ आ चुकी होंगी। जल्दी से इसको आप नोट करो, फिर हम इससे आगे की बात आप लोगों से करने वाले हैं। आप लोगों को मैं बता दूं भाई, ये थर्ड जो कॉन्सेप्ट आप लोगों का चल रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों के लिए बनने वाला है एलिवेशन का। आप ध्यान रखिए, बहुत बड़ी कैलकुलेशन के जो क्वेश्चन होंगे वो यहाँ आप बिना किसी कैलकुलेशन के सॉल्व कर सकते हैं। आगे मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर के ये चीज बताऊंगा कि किस तरह से ये काम होंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, फिर एग्जांपल लेंगे, उसके बाद और अच्छे से इसको क्लियर कर पाएंगे। चलिए वापस से शुरू करते हैं इसको, देखिए जरा ध्यान से। अब इसको मैं हटा देता हूँ x और y के फर्स्ट रूल को। देखिए यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया, फर्स्ट रूल को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। कैसे कर दिया, x और y ले लिया, z ले लिया। उसके बाद सुनिए, मैंने आपको बोल दिया x बड़ा है z से, तो x में से z को माइनस करके अंतर लिख दिया, और उसके बाद z बड़ा है y से, तो z में से y को माइनस करके हमने
z माइनस y इनका डिफरेंस लिख दिया। अब आप थोड़ा सा गौर करो, मैंने अभी आप लोगों से बोला था कि इन अंतर का आप लोगों को क्या लेना है, अनुपात। क्लियर है काम? इन अंतर का मुझे क्या लेना है, अनुपात। तो आप मुझे बताओ, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि सर x की मात्रा और y की मात्रा का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा? अभी हम लोगों ने एक लाइन लिखा था भाई यहां पर कि हमेशा ध्यान रखो, मिश्रण अनुपात जो बनेगा वो अनुपात x और y की मात्राओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो x की मात्रा और y की मात्रा का अनुपात किसके बराबर होगा? आप बोलोगे सर इस मिश्रण अनुपात के बराबर होगा, तो ये तो हो जाएगा z माइनस y, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा वैल्यू x माइनस z। आप मुझे बताओ, यहां पर हमने कुछ अलग, आप इन x y z को देख करके भाई टेंशन नहीं करें, बहुत आसान चीजें हैं। मैं अभी आप लोगों को 2-3 चीजें बताऊंगा, उससे ये सब चीजें बहुत आसान तरीके से क्लियर होंगी। लेकिन आप लिख लें चीजों को, बड़ा काम आ सकती हैं आप लोगों के। देखो यहां पर मैंने लिखा भाई मिश्रण अनुपात हम लोगों ने ले लिया z माइनस y और रेशियो x माइनस z। आप ध्यान रखें z माइनस y हमेशा आपको क्या दिखाएगा, x, और x माइनस z आपको हमेशा क्या दिखाएगा, y। तो अभी हम लोगों ने एक लाइन बोला था भाई x और y की जो मात्राओं का अनुपात होगा वो अनुपात हमेशा मिश्रण अनुपात के बराबर होगा, और उस मिश्रण अनुपात को हमने दोनों की मात्राओं के बराबर कर दिया। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, अब देखिए यहां से मेरा थर्ड कॉन्सेप्ट का काम शुरू होता है। बता रहा हूं आप लोगों को, ये जो आपने मिश्रण अनुपात निकाला है, ये जो आपने मिश्रण अनुपात निकाला है, यदि मैं इस अनुपात को जोड़ लूं, ध्यान रखें मैंने फिर बोला कि जो आपने मिश्रण अनुपात निकाला है, यदि मैं इस अनुपात को जोड़ दूं, तो जरा ध्यान से देखें, यदि इनको जोड़ लें तो क्या होगा? आप बोलोगे सर z माइनस y, तो ये आ गया, और हमें जोड़ना है किसमें? आप बोलोगे सर x माइनस z में। तो यदि मैं x माइनस z को यहां जोड़ दूं, तो आप ध्यान से देखें क्या चीज आएगा। आप बोलोगे सर z से z तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस है, और मेरे पास बच क्या जाएगा? आप बोलोगे सर प्लस का x है और माइनस का y है। आप बड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आप लोगों के सामने आ चुका है, जो थर्ड कॉन्सेप्ट का बेस पार्ट है। देखो फिर क्या, मैंने आपसे बोला कि यदि हम मिश्रण अनुपात में जो वैल्यू आई है, यदि उन दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमें वैल्यू मिलता है x माइनस y। आप मुझे बताओ x माइनस y को मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि x में से हमने y को माइनस कर दिया, और देखो यदि x में से y माइनस होगा तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमने x और y का डिफरेंस ले लिया, या x और y का अंतर ले लिया। देखिए इस लाइन को फिर समझिए, जो मिश्रण अनुपात आपको मिला था, यदि हम उन दोनों वैल्यूज को जोड़ लेते हैं तो हमें वैल्यू मिलता है x माइनस y। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस y का मतलब x में से y को माइनस कर रहे हैं, मतलब x और y का अंतर ले रहे हैं, x और y का अंतर ले रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि सर ये वैल्यू x और y का क्या है, अंतर। अब आप मुझे बताओ, क्या हम लोग, एक लाइन आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, उसको बड़ा ध्यान से सुने और थोड़ा सा गौर करें कि क्या वो चीज सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। आप बड़ा ध्यान से सुने। मैंने आप लोगों को बोला, सबसे पहली लाइन ये बोली गई कि मिश्रण अनुपात और x और y की मात्राओं का अनुपात हमेशा सेम होगा। सही है बात ये? मुझे बताओ, मैंने अभी बोला मिश्रण अनुपात और x और y की मात्राओं का अनुपात हमेशा समान होगा। बिल्कुल समान होगा, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू हमेशा x दिखाएगा और ये वैल्यू हमेशा y दिखाएगा। यहां तक का काम क्लियर होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, हमने लिख दिया x की मात्रा और y की मात्रा का अनुपात इन दोनों अनुपातों के बराबर हो जाएगा। यहां तक का काम क्लियर है। अब आप सेकंड बात सुनिए, जो हमने अभी किया है काम, वो क्या चीज है। तो देखिए ये जो अनुपात है, इस अनुपात को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गया x माइनस y, जो आपको ये बता रहा है कि ये x और y का अंतर है। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि x और y का जो मात्राओं का अनुपात है, वापस से सुने, x और y की मात्राओं का जो अनुपात है, उस अनुपात में मैं किसे बांट रहा हूं? तो आप बोलोगे सर इन दोनों के अनुपातों, इन दोनों के अंतर को आप लोग बांट रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने x माइनस y लिखा है। देखिए मैं फिर से इस लाइन को बोल रहा हूं, आप ध्यान से समझिए। x और y की मात्राओं का जो अनुपात है, उस अनुपात में मैं किसे बांट रहा हूं? तो आप बोलोगे सर उसमें आप किसको बांट रहे हैं? x माइनस y को बांट रहे हैं। इसका मतलब x और y का जो अंतर है उसे मैं बांट रहा हूं। ठीक है, मैं वापस इस चीज को बताऊंगा। सबसे पहले आप इस चीज को नोट करो, जो मैंने यहां पर ये चीज लिखा है।
इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से आप नोट करो इसको पहले। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। वापस से एक बार वही बोलूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए। बार बार इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोगों के दिमाग में किसी तरह से सेट हो जाए। देखिए फिर बोलता हूं, दो लाइनें, सिर्फ लाइनें बोलूंगा भाई। देखो इतना जो काम मैंने किया है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। आप लोग सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखें। कौन कौन सी दो चीजें हैं मैं बता रहा हूं। पहला, मिश्रण अनुपात हमेशा x और y की मात्राओं के अनुपात के बराबर होगा। पहली लाइन तो आप ध्यान रखें, मिश्रण अनुपात हमेशा x और y की मात्राओं के अनुपात के बराबर होगा, ये चीज आप ध्यान रखें। सेकंड, मैंने आप लोगों को लाइन बोली कि x और y की मात्राओं का जो अनुपात होगा उस अनुपात में हम किसको बांटते हैं? तो आप बोलोगे सर x और y में जो अंतर है हम उसको बांटते हैं। ये चीज फिर बोल रहा हूं कि x और y की मात्राओं का जो अनुपात होगा उस अनुपात में हम लोग x और y में जो अंतर है उसको बांटते हैं। इस चीज को आप लोग दिमाग में सेट करें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत बार कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं फिर बोल देता हूं, x और y की जो मात्राओं का अनुपात है उस अनुपात में मैं किसको बांटूंगा? आप बोलोगे सर जो x और y में अंतर होगा उसको हम लोग बांट लेंगे। अब सुनिए, अब इस चीज को हम लोग या तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। बोल देता हूं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रख लें। मैं बोल देता हूं यहां पर, x और y की मात्राओं का अनुपात, x और y की मात्राओं के अनुपात को x और y के अंतर को बांटा जाता है। इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखें। x और y की मात्राओं के अनुपात में x और y के अंतर को बांटा जाता है। इस चीज को मैं एग्जांपल से प्रूव कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। कैसे? सुनिए। देखिए वापस से भाई आप जरूर ध्यान रखें इन चीजों को। क्यों? क्योंकि बहुत काम की चीजें हैं, हमेशा ध्यान रखें। मैं पहली लाइन फिर लिख रहा हूं, यहां पर जो मिश्रण अनुपात आप लोगों ने निकाला है वो x और y की मात्राओं का जो अनुपात है उसके बराबर हो जाएगा। पहली लाइन। सेकंड, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? आप बोलोगे सर x और y की मात्राओं का जो अनुपात आया है उस अनुपात में हम लोग किसको डिवाइड करेंगे, किसको बांटेंगे? आप बोलोगे सर x और y का जो अंतर है हम लोग उसको बांट लेंगे। ये दो चीजें थर्ड कॉन्सेप्ट में आप लोगों को ध्यान रखनी है। देखो फिर ध्यान रखो, मिश्रण अनुपात x और y की मात्राओं के अनुपात के बराबर होगा। सेकेंड लाइन, x और y की मात्राओं का जो अनुपात होगा उस अनुपात में मैं किसको बांटूंगा? जितना अंतर x और y में होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। देखिए मैं इसको एक एग्जांपल से आप लोगों को समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दें। आप याद करें फर्स्ट लेक्चर जो अपना एलिगेशन का था उसमें मैंने एक उदाहरण दिया था आपको चावल से संबंधित। उसी उदाहरण से हम लोग इसको भी समझते हैं। कैसे? आप सुनिए। मैंने आप लोगों से बोल दिया, मान लीजिए हमारे पास दो तरह के चावल हैं, एक 200 रुपए किलो का और एक 20 रुपए किलो का। ठीक है, और हम लोग इन दोनों को मिला करके 120 रुपए किलो का चावल बनाना चाहते हैं। ठीक है, भाई मैं आप लोगों को छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, इससे आप समझिए चीजों को। मेरे पास में दो तरह के चावल हैं, एक 200 रुपए किलो का, एक 20 रुपए किलो का, और हम चाहते हैं कि इनको मिक्स करने पर इनका जो औसत मूल्य है वो हमें 120 रुपए मिल जाए। तो आप मुझे बताओ, मिश्रण के हिसाब से आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे 80, ठीक है, और इन दोनों का अंतर निकालेंगे 100, और यहां से इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा 5:4। ये चीज हम लोग फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। यहां पर क्यों लिखा गया ये एग्जांपल? क्योंकि इन चीजों को मुझे समझना है, तो इससे अच्छा कोई एग्जांपल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। कैसे? सुनिए। 200 में से 120 माइनस किया 80, यहां पर इसको माइनस किया 120 में से 20 को, तो 100 आ गया। दोनों का मिश्रण अनुपात आ गया 5:4। अभी हम लोगों ने बोला है कि जो मिश्रण अनुपात है वो x और y की मात्राओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि 5 जो है वो 200 रुपए किलो वाला आएगा और 4 भाग जो है वो 20 रुपए किलो वाला आएगा। इसका मतलब इस चावल की जो मात्रा होगी वो 5 भागों के बराबर होगी और इस चावल की जो मात्रा होगी वो
4 भागों के बराबर होगी। यहां पर ये मैंने पहली लाइन प्रूफ की है कि मिश्रण अनुपात x और y की मात्राओं के अनुपात के बराबर होगा। मैंने मिश्रण अनुपात निकाला 5:4। मैं आपसे कह रहा हूं कि 5 भाग किसके होंगे 200 वाले के और 4 भाग किसके होंगे 20 वाले के। तो 200 वाले की जो मात्रा होगी 5 भागों के बराबर होगी और 20 रुपए किलो की जो मात्रा होगी वो 4 भागों के बराबर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं पहली लाइन तो समझ आ चुकी होगी क्योंकि ये एग्जांपल मैं पहले दे चुका हूं। अब इस सेकंड लाइन को आप लोग ध्यान से समझिए कि x और y की मात्राओं का जो अनुपात है उस अनुपात में हम लोग किसको बांट रहे हैं, जो x और y का अंतर है वो कैसे है उसको समझिए। देखिए इस एग्जांपल के अंदर आप देखें, वापस इस एग्जांपल को मैं लिख रहा हूं, यहां पर 200 रुपए किलो का चावल है और यहां 20 रुपए का है, लेकिन अब हमें ये पता है कि इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है 5:4, क्योंकि हमने निकाला है 5:4। अब आप मुझे बताओ यहां पे कोई ना कोई वैल्यू आएगा z और यहां अंतर आएगा और यहां पर भी अंतर आएगा। आगे आप लोग ध्यान रखें, इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, उसको आप सोल्व किस तरह से करेंगे ध्यान रखें। देखो मैंने आपसे बोल दिया यदि हमें इनकी मात्राओं का अनुपात पता है तो आप देखो ये x और y की मात्राओं का अनुपात आ चुका है, आ गया। और फिर मैं ये कह रहा हूं कि इस अनुपात में मैं किसको बांटूंगा, तो आप बोलोगे सर जो x और y में अंतर है आप उसको बांट दो। आप मुझे बताओ यहां से मुझे x और y में अंतर दिख रहा है कितना 180, ठीक है, क्योंकि इसको आपने x बना रखा है और इसको आपने y बना रखा है, तो आप बोलोगे सर x और y का जो अंतर होगा वो 180 हो जाएगा। अब सुनिए इस 180 को मुझे इस अनुपात में बांटना है 5:4 में। तो मुझे आप ये बताइए कि 5 भाग और 4 भाग मिलकर के टोटल 9 भाग हो जाएंगे और 9 भागों का कुल मान कितना 180। आप मुझे बताओ यदि 180 9 भागों का मान है तो एक भाग का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर यदि हमें 180 को 5 और 4 में बांटना है तो हमने एक भाग का मान निकाल लिया 20। यदि एक भाग का मान 20 है तो आप बोलोगे सर 5 भागों का मान कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर 100, क्योंकि एक भाग का मान 20 है तो 5 भागों का मान कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए और 4 भागों का मान कितना आना चाहिए 80 आना चाहिए, ठीक है। अब आप गौर करें कि ये 100 और 80 हमारे पास यहां पर भी आए थे, लेकिन हमने यहां पर दूसरे तरीके से निकाला था। कैसे, यहां से इनको घटा के यहां से इनको घटा के, लेकिन यहां पर ये 100 और 80 दूसरे तरीके से आए हैं। क्यों, क्योंकि हमने इस बार अनुपात को यूज कर लिया। अब आप मुझे बताओ अब मेरे पास में ये वैल्यू कहीं पर भी नहीं है, अभी ये वैल्यू कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हमें यदि क्वेश्चन पूछे कि बताइए जरा इस मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा, तो हम लोग बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। कैसे, आपको कुछ नहीं करना, ये इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है 200 और 20 में से जो छोटी वैल्यू है केवल आपको इन दोनों को क्या करना है प्लस करना है, केवल आपको इन दोनों को प्लस करना है। तो आप बोलोगे सर 100 और 20 को प्लस कर दूंगा तो यहां जो औसत मूल्य आएगा वो 120 है। उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ पाए होंगे। नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। एग्जांपल मैं आपको और भी बहुत सारे देने वाला हूं भाई, बहुत सारे एग्जांपल मेरे पास में हैं। देखिए यदि मैं आप लोगों से बोलूं, एग्जांपल सुनिए, मेरे पास में एक चावल है 200 रुपए किलो का और दूसरा चावल है 20 रुपए किलो का, और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने इनको 4:5 के अनुपात में मिला दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनसे बनने वाला जो मिश्रण है उसका औसत मूल्य क्या होगा, उसका एवरेज प्राइस कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखो 200 रुपए किलो का चावल और 20 रुपए किलो का चावल, मैंने इन चावलों को 4:5 के अनुपात में मिला दिया है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इनको मिलाने पे जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा। मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग इसको 2 सेकंड 5 सेकंड सॉल्व करके देखें, नहीं होगा तो मैं करा ट्राई करें। उम्मीद कर रहा हूं सभी ने कर लिया होगा। जब भी मैं बोलूं आप लोग इसको सॉल्व करें तो आप वीडियो को पॉज कर दिया करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई किया करो। नहीं आएगा तो मैं बता ही दूंगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग भी ट्राई करा करें। कैसे, अब देखो यहां पर मैंने आपसे बोल दिया कि हमें ये वाला वैल्यू पूछ रहा है, औसत मूल्य बताइए मिश्रण का। तो आप मुझे बताओ यहां का वैल्यू मेरे पास में नहीं है, अभी यहां पर भी नहीं है। अब आप देखो, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि इस अनुपात में
हम इस अनुपात में इस अंतर को बांटने वाले हैं, क्योंकि ये लाइन हम पढ़ रहे हैं आज की क्लास में कि मिश्रण जो अनुपात होगा या x और y की मात्राओं का जो अनुपात होगा उसमें हमेशा x और y के अंतर को ही हम बांटते हैं। तो मुझे बताओ x और y का अनुपात 4:5, किसको बांटूंगा इस अनुपात में? आप बोलोगे सर इस अंतर को बांट दो। यदि मैं इस अंतर को बांटूंगा तो वैल्यू आया 80, 180। अब आप मुझे बताओ 180 को मुझे 4:5 में बांटना है। यदि मैं 180 को 4:5 में बांटूंगा तो 180 किसके बराबर होगा? 4 और 5, 9 भागों के बराबर। तो एक भाग का मान कितना होगा भाई? 20। यदि एक भाग का मान 20 है तो आप बोलोगे सर 4 भागों का मान कितना आना चाहिए? 80, और 5 भागों का मान कितना आना चाहिए? 100। इसके बाद मैंने सिर्फ आपसे यही बोला था कि जो भी इन दोनों में से छोटी वैल्यू है उसके सामने वाली को उसको जोड़ दें। अब देखो 200 और 20 में से छोटी वैल्यू मेरे पास में कितना है? 20। तो आप बोलोगे सर 20 में 80 को हमें क्या करना है? प्लस करना है, और यहां पर हम लोग आंसर कितना दे देंगे? 100। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ चुका होगा। देखिए यदि अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लें, और फिर भी नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट जरूर कर दें, जिससे हम लोग आगे की क्लास में, वैसे भी मैं आगे की क्लास में इसके 3-4 एग्जांपल आप लोगों को और बताने वाला हूं, 3-4 एग्जांपल और दूंगा, तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आपने मुझे सपोर्ट किया है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। थैंक यू सो मच।